Hello student, very good evening. I hope you are fine. वेलकम टू एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम। स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस समय हम आप लोगों का जो है मॉडल पेपर स्टार्ट किए हुए हैं। आप लोगों का चैनल है एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू में। ये कौन सी क्लासेस हैं? तो जो बच्चे हमारे बीए द्वितीय सेमेस्टर में, देखिए यहाँ द्वितीय लिख गया, टाइपिंग मिस्टेक है, द्वितीय सेमेस्टर परीक्षा जो है आप लोगों का 2025 वाला जो इसका एग्ज़ाम आप लोगों का 5, 7 और 2025 को इसका पेपर आप लोगों का होने वाला है। ये क्या है? साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान का पेपर है, मेजर पेपर है। ये आप लोगों का सैम्पल पेपर है। स्टूडेंट, पेपर का नाम क्या है आप लोगों का? तो बेसिक रिसर्च मैथोलॉजी एंड स्टैटिक्स। क्या नाम स्टूडेंट? तो याद रखिएगा कि आप लोग अपने एडमिट कार्ड पे देख लीजिएगा। पेपर का नाम क्या है? बेसिक है, रिसर्च है, मैथोलॉजी एंड स्टैटिक्स। ये आप लोगों का पेपर है। और ये क्या, ये सभी विद्यालयों के लिए जो है तो ये मान्य है। यहाँ पर मनानी है, ये गलती टाइप हो गया है, तो इसको आप लोग माइंड मत करिएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, सभी विद्यालयों के लिए ये मान्य है, यानी आप लोगों के सभी विद्यालयों में ये चलता है। स्टूडेंट, जो भी विद्यापीठ से या कहीं के भी किसी भी स्टेट के बच्चे हैं तो मनोविज्ञान का जो सिलेबस है सभी का जो है सेम है। तो स्टूडेंट, हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है आप लोगों का? तो मापन से आप क्या समझते हैं, ये आप लोग का पहला क्वेश्चन है। उसका आंसर देख लीजिए आप। तो मनोविज्ञान में मापन का मतलब है किसी व्यक्ति के मानसिक गुण, व्यवहारों या विशेषताओं को संख्यात्मक रूप से व्यक्त करना। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम किसी व्यक्ति की बुद्धि, व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी, भावनाओं और अमूर्त गुणों को जो है मापने की जो है कोशिश करते हैं। मापन का मतलब क्या हुआ? तो याद रखिएगा कि मापन का मतलब जो होता है, इसमें क्या करते हैं हम, किसी भी व्यक्ति के जो गुण होते हैं यानी क्वालिटी होती है, उसके बिहेवियर होता है और उसकी जो भी विशेषताएं हैं उसको क्या है उससे संबंधित जो है हम उसका मापन करते हैं। व्यक्ति की जो बुद्धि होती है, आप देखते हैं ना, बुद्धि के सिद्धांत हुए, व्यक्तित्व का सिद्धांत हुआ, तो ये सब चीज़ क्या करते हैं हम इसमें मापने की कोशिश करते हैं। मनोविज्ञान में मापन के कुछ महत्वपूर्ण जो है पहलू हैं। अब देखिए कौन कौन से पहलू हैं स्टूडेंट, अभी इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो आप लोगों का क्या है? तो मनोविज्ञान निर्माण, ठीक है। तो मनोविज्ञान में हम अक्सर उन चीज़ों को मापते हैं जो सीधे तौर पर दिखाई नहीं देते हैं, जैसे कि आपकी बुद्धि हो गया, आपका व्यक्तित्व है, आपकी भावनाएं। ये सब क्या है? ये सब जो है आपका दिखाई नहीं देता। ये क्या है? आपके हमारे इंटरनल फीलिंग्स से जुड़े हुए हैं। इन अमूर्त गुणों को मनोवैज्ञानिक निर्माण कहा जाता है, ठीक है। इन अमूर्त गुणों का यानी क्या है? ये आपको साक्षात दिखाई नहीं दे रही। ये सब क्या है? हमारे अंदर होते हैं। जैसे हमारी बुद्धि तेज है या कम है, ये हम देख नहीं सकते हैं ना। उसका मापन करेंगे तब हमको बता सकते हैं कि हाँ वो बच्चा जो है कितना इंटेलिजेंट है, किसी की पर्सनालिटी कैसी है, ठीक है। तो ये सब क्या है? सब आपके जो है जो भी भावनाएं हमारी हैं, तो ये क्या है? ये हमारे अंदर निहित रहती है, उसको हम जो है देख नहीं सकते, लेकिन हाँ उसका मापन हो सकता है। अब दूसरा प्रश्न हमारा क्या है, या इसी प्रश्न को इस तरह से भी पूछ सकता है कि इस तरह से नहीं, सॉरी, ऐसा अथवा करके भी ऑप्शन देता है ना कि मनोविज्ञान किसे कहते हैं, या मनोविज्ञान जो है से आप क्या तात्पर्य है। तो देखिए, मनोविज्ञान जिसे साइकोलॉजी भी कहा जाता है, मानव मन और व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन है। यह विचारों, भावनाओं, प्रेरणाओं और कार्यों सहित मानव मानसिक प्रक्रियाओं की एक विस्तृत श्रृंखला को समझने की कोशिश करता है। मनोविज्ञान का उद्देश्य मानव व्यवहार के बारे में गहरी जानकारी प्राप्त करना है, ताकि हम खुद को और दूसरे को बेहतर ढंग से समझ सकें। आज के आधुनिक समय में मनोविज्ञान का दायरा बढ़ता जा रहा है, क्योंकि लोग जो है डिप्रेशन, चिंता से ज़्यादा जो है ज़्यादा जो है परेशान है या ग्रसित है। तो आप सभी लोग देख रहे हैं कि आज क्या है, हर छोटी छोटी बातों को लेकर जैसे लोग क्या हो रहे हैं, जो है चिंतित हो जा रहे हैं, ग्रसित हो जा रहे हैं, या यूँ कह सकते हैं कि बहुत से लोगों में आप देखते हैं ना कि डिप्रेशन को हम क्या बोलते हैं? अवसाद बोलते हैं। डिप्रेशन को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट? अवसाद बोलते हैं। तो अवसाद की स्थिति में क्या है, बहुत जल्दी जो है लोग जो है आ जाते हैं, ठीक है। अब आइए देखिए आगे हम देखते हैं, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि विश्वसनीयता क्या है, ठीक है। विश्वसनीयता क्या है, यानी आप विश्वसनीयता जो है को कैसे आप परिभाषित करेंगे, इसके बारे में। तो देखिए विश्वसनीयता क्या होती है। विश्वसनीयता मतलब जो है आपकी
उस जैसे किसी भी कार्य को करने पड़ते हम बोलते हैं ना कि ये विश्वसनीय है या नहीं है, तो ये चीज़ें। तो अब देखिए विश्वसनीयता क्या है? तो विश्वसनीयता का अर्थ है किसी व्यक्ति, वस्तु या प्रणाली की वह क्षमता जिस पर भरोसा किया जा सके। ठीक है, तो हम बताते हैं ना विश्वसनीय है या नहीं है। जैसे हमारा जो शोध कार्य होता है, जो भी जितने भी रिसर्च होते हैं, तो हम उसको कैसे देखते हैं, हम उसका मापन कैसे करते हैं, हम उसको कैसे मानते हैं। तो हमारा शोध कार्य तभी सार्थक है जब उसका क्या हो, फ़ायदा जो है लोगों को और समाज को मिल सके, तभी हम क्या कहते हैं कि तभी आपका कोई भी किसी भी तरह का जो शोध कार्य है वो क्या होगा, आपका सफल माना जाएगा। अगर मान लीजिए शोध कार्य से जो हमारे देश या राष्ट्र को कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है, तो वो शोध कार्य क्या है, वो शोध कार्य जैसे सफल है, यानी जो भी आपका रिसर्च होता है वो क्या होता है, आपके जैसे लोगों की भलाई के लिए किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, तो शोध में ही जो है आपकी विश्वसनीयता आती है, वैधता आती है। तो ये सब क्या, सब आपके शोध में ही आएंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या है, जो लगातार और सही ढंग से काम करे और जिसके परिणामों पर भरोसा किया जा सके, इसे किसी माप की स्थिरता या दोहराने की क्षमता के रूप में भी परिभाषित किया जा सकता है। जैसे आप इसको विस्तार से आप समझिए, विस्तार में इसका क्या है कि विश्वसनीयता एक महत्वपूर्ण गुण है। विश्वसनीयता क्या है, एक महत्वपूर्ण गुण है जो किसी भी क्षेत्र में लागू होता है, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे मनोविज्ञान हो, चाहे इंजीनियरिंग हो या कोई भी अन्य क्षेत्र हो। ठीक है, यानी आपका शिक्षा, मनोविज्ञान, इंजीनियरिंग या कोई अन्य क्षेत्र, सभी में क्या होता है, आपकी जो विश्वसनीयता जो होती है वो क्या होती है, वो लागू होती है। शिक्षा और मनोविज्ञान में विश्वसनीयता का तात्पर्य है कि एक परीक्षण या मूल्यांकन बार बार प्रकाशित होने पर समान परिणाम देता है। देखिए विश्वसनीयता का मतलब क्या हो, जैसे मान लीजिए हमने जो है मान लीजिए हमारा शोध कार्य जो हो गया, मोटापा हो गया। ठीक है, तो अब मोटापा किन कारणों से हुआ, तो हम उसमें देखेंगे कि मोटापा के कई कारण हो सकते हैं। जैसे ज़्यादा देर तक फास्टिंग रहना, यानी ज़्यादा देर तक जो है भूखे रहना, वो भी क्या है, आपका कहीं ना कहीं मोटापा का कारण बनता है। दूसरा क्या है, आप ऑयली चीज़, फैटी चीज़ ज़्यादा खा रहे हैं, वो भी आपके जो है मोटापा का कारण बन सकता है। तीसरा कारण है कि आप अपने भोजन में जो ज़्यादातर क्या है, जंक फूड का जो सेवन करें, वो भी आपका मोटापा का कारण बन रहा है। यानी आप जितनी कैलोरी ले रहे हैं उतनी कैलोरी क्या है, आप बर्न नहीं करें, यानी फिजिकल एक्टिविटी आप नहीं कर रहे हैं। ये सारे कारण क्या है, आज भी ये सारे कारण जो है हमारे समाज में विद्यमान है। और कल अगर 20 साल बाद भी अगर हम सर्वे करें, हम इस पर रिपोर्ट लगाएं, तो 20 साल के बाद भी क्या करेंगे, हम इसमें पाएंगे ये जो चारों कारण हमने बताया, तो ये क्या है, मानवीय आधार पर जो ये चारों कारण जो है आज भी विद्यमान है, तो कल भी क्या होंगे, कल भी ये पाए जाएंगे। ठीक है, तो देखिए अगर 10 साल के बाद भी हम इस पे सर्वे करेंगे तो हमको क्या होगा, यही सारे रिपोर्ट जो हमको 20 साल के बाद भी या 10 साल के बाद भी मिलेंगे कि मोटापा जो है, मोटापा किन कारणों से आ रहा है। तो मोटापा के कारण क्या हो जाएंगे कि हमारी जो शारीरिक जो क्रिया क्षमता है, यानी शारीरिक कार्य में भी क्या है, हम कमी कर रहे हैं। लेकिन जो है जंक फूड हुआ, ठीक है, ऑयल वाले फूड हुए, और क्या है आपके मतलब जितने भी जो है कैलोरी वाली फूड हुए, वो सब हम पर्याप्त मात्रा में ले रहे हैं, लेकिन हम फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं। तो इसकी वजह से क्या, और इसकी वजह से भी जो है कि मोटापा जो है आ रहा है। तो यानी जो आज 20 साल पहले जो है, यानी आज प्रेजेंट है, तो 20 साल के बाद भी क्या होगा, ये सारी चीज़ें जो है पाई जाएंगी। ठीक है, आगे देखिए बात करते हैं, आगे क्या है कि आगे देखिए, यदि कोई बुद्धि परीक्षण एक ही व्यक्ति को अलग अलग समय पर अलग अलग परिणाम देता है, तो यह अविश्वसनीय माना जाएगा। यानी कोई भी हम परीक्षण कर रहे हैं, कोई भी टेस्टिंग कर रहे हैं, आज कुछ और पाएँ, फिर क्या हुआ, कल फिर कुछ और पाएंगे, तो वो टेस्टिंग जो होती है वो क्या होती है, विश्वसनीय नहीं होती, वो क्या होगी, अविश्वसनीय। टेस्टिंग का मतलब क्या हुआ कि जो हमको रिजल्ट आज मिल रहा है वो क्या हो, 10 साल के बाद भी हम उस पर काम करें तो वही रिजल्ट क्या हमको 10 साल के बाद भी मिले। फिर क्या है आपका कि इंजीनियरिंग और उत्पाद विकास में विश्वसनीयता का तात्पर्य है कि कोई उत्पाद, प्रणाली या सेवा निर्दिष्ट समय तक अपना इच्छित कार्य कितनी अच्छी तरह से कर पाती है या किसी निर्धारित वातावरण में बिना किसी विफलता के कार्य करती है, तो वो क्या होता है, वो आपका जो है विश्वसनीय, उसमें क्या है आपका जो निर्धारित मतलब अपनी इच्छा से कर रहा है और उसमें क्या है समय निर्धारित नहीं है, तो वो चीज़ें क्या होती है, वो आपकी विश्वसनीय नहीं होंगी, वो कहीं ना कहीं क्या होगा, वो विफल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जैसे वहाँ पे क्या, वो अपनी इच्छा से कर रहा है, वो अपनी इच्छा से कर रहा है, तो उससे क्या है, वो मतलब समाज के लिए एक तरह से जो है मतलब लाभदायक नहीं है। मतलब हमारा कोई भी कार्य क्या होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए जिसमें क्या हो, जिससे समाज को, देश को फ़ायदा हो। जब हम अपनी बारे में सिर्फ सोचेंगे तो वो क्या है, कहीं ना कहीं वो कार्य जो है विफलता बन जाती है। ठीक है,
फिर देखिए आपका सामान्य तौर पर जो है विश्वसनीयता का क्या अर्थ होता है। तो सामान्य तौर पर जो विश्वसनीयता का अर्थ देखते हैं तो विश्वसनीयता का अर्थ है कि कोई व्यक्ति, स्रोत या जानकारी भरोसेमंद, यहाँ पर द बना लीजिएगा, मंद और भरोसेमंद होना चाहिए। देखिए विश्वसनीयता का अर्थ क्या है कि कोई व्यक्ति हो या स्रोत हो, वो क्या विश्वास के पात्र हो, तभी उसमें क्या कह सकते हैं कि विश्वसनीयता की जो है गुण पाए जाते हैं। जैसे आप लिख लीजिए कि यदि आप एक ही व्यक्ति का वजन एक ही पैमाने पर कई बार मापते हैं और तो आपको लगभग समान वजन मिलना चाहिए। यदि पैमाने पर हर बार अलग अलग वजन दिखता है तो यह क्या विश्वसनीय नहीं होगा। जैसे आप छोटे में समझ लीजिए कि विश्वसनीयता का मतलब होता है कि कोई चीज़ कितनी बार भी नापी जाए तो उसका क्या हो, वो मतलब उसका जो अर्थ हो, उसका जो वैल्यू हो, वो क्या हो, एक समान हो। जैसे अगर मान लीजिए हम उसमें उसकी क्वालिटी को देख रहे हैं, मेज़र कर रहे हैं, उसकी बुद्धि लब्धि को निकालें तो वो क्या हो, एक समान। जैसे मान लीजिए 120 उसकी बुद्धि लब्धि आज प्राप्त हुई, तो अगर हम 10 दिन के बाद फिर हम उसकी बुद्धि लब्धि का अगर टेस्ट कर रहे हैं तो उसमें फिर से क्या हो, वो 120 ही या 110 ही प्राप्त होनी चाहिए। ठीक है, अब आइए आगे बात करते, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि हाँ देखिए, शोध के में अवलोकन विधि क्या है। शोध में अवलोकन विधि क्या है। तो देखिए शोध में अवलोकन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, तो याद रखिएगा कि अवलोकन का मतलब होता है देखना। अवलोकन का मतलब क्या होता है, देखना होता है। ठीक है, तो अब देखिए शोध में अवलोकन विधि डेटा एकत्र करने की एक पद्धति है जिसमें शोधकर्ता किसी विषय के व्यवहार, घटनाओं और स्थितियों का जो है व्यवस्थित रूप से निरीक्षण और दस्तावेजीकरण करते हैं। देखिए अवलोकन क्या होता है, तो अवलोकन का मतलब क्या होता है, देखना। यानी जो भी हम शोध कार्य कर रहे हैं, रिसोर्स के लिए जो भी चीज़ें हम ले रहे हैं तो उसको क्या करना है, उसमें जैसे देखना कि हमारा जो ये शोध कार्य है वो कहाँ तक जो है सफल है और कहाँ पर जो है असफल है। तो वास्तविक समय में जानकारी प्राप्त करने का एक तरीका है और शोधकर्ता अंतर्दृष्टि प्राप्त करने और निष्कर्ष निकालने के लिए जो कुछ भी देखते हैं उसे ध्यान से देखते हैं और रिकॉर्ड करते हैं। यही क्या है, आपका जो है अवलोकन है। तो देखिए अवलोकन में हमने क्या बताया कि अवलोकन जो होती है ये भी आपकी क्या है, एक जो है अनुसंधान की, रिसर्च की एक मेथोलॉजी होती है। इसमें क्या किया जाता है, इसमें जो है डाटा को एकत्रित करते हैं। इसमें क्या करता है, शोधकर्ता के जो भी विषय होते हैं उसको एक जगह, उसके व्यवहार को, उसकी घटनाओं को, ये सब का क्या करता है, जो शोधकर्ता होता है वो निरीक्षण करता है और एक जगह डाटा को क्या करता है, एकत्रित करता है और स्टेप बाय स्टेप जो है उसको लगाता है ताकि उसको जो है आगे जिससे शोध कार्य करने में कोई भी दिक्कत ना हो। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि अवलोकन और अनुसंधान विधि के बारे में टिप्पणी लिखिए। तो देखिए मनोविज्ञान में अवलोकन विधि में डेटा एकत्र करने के लिए व्यवहार, घटनाओं को व्यवस्थित रूप से देखना और रिकॉर्ड करना शामिल है। अवलोकन विधि के बारे में कैसे हम बताएंगे, तो पहले ऊपर तो जो है अवलोकन विधि से तात्पर्य क्या उसको हम बता दिए। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि अवलोकन विधि के बारे में, अनुसंधान में अवलोकन विधि क्या है इसके बारे में यहाँ पर हमको बताना है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा कि यह एक शोध तकनीक है जिसका उपयोग प्राकृतिक और नियंत्रित सेटिंग में मानव व्यवहार को समझने के लिए प्रयोग किया जाता है। अवलोकन के विभिन्न प्रकार हैं जिनमें प्राकृतिक वातावरण में अवलोकन, ठीक है, और नियंत्रित यानी प्रयोगशाला में अवलोकन शामिल होता है। जो अवलोकन है तो वो क्या है, मनोविज्ञान में क्या होता है आपका दो तरह का होता है, एक होता है प्राकृतिक, एक होता है नियंत्रित। प्राकृतिक क्या है, यानी प्राकृतिक जो भी घटनाएं हो रही हैं, जैसे कि मान लीजिए नेचर से, जैसे सुनामी आ गया, कहीं बाढ़ आ गया, कहीं अकाल पड़ गया, कहीं सूखा पड़ गया, कहीं बादल फट गए, ये सब क्या सब आपके जो है प्राकृतिक घटनाएं हैं, उनका जो है विवरण जो है प्राकृतिक अवलोकन के अंतर्गत करेंगे। और नियंत्रित अवलोकन के अंतर्गत क्या आएगा, तो इसमें जो हम प्रयोगशाला में जो हम करते हैं स्टूडेंट, वो हमारा क्या है नियंत्रित में, प्रयोगशाला यानी लैब में जो भी कार्य होता है उसको हम नियंत्रित अवलोकन में शामिल करते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या, मनोविज्ञान अनुसंधान विधियों को मोटे तौर पर वर्णनात्मक, सहसंबंधित और प्रयोगात्मक अनुसंधान में वर्गीकृत किया जा सकता है। वर्णनात्मक अनुसंधान केस स्टडी या सर्वेक्षणों की तरह जो है घटनाओं का वर्णन करने पर केंद्रित है। सहसंबंधित अनुसंधान चर के बीच संबंधों की जांच करता है, जबकि प्रयोगशाला अनुसंधान जो है कारण और प्रभाव संबंधित
प्रयोगशाला में क्या है, अनुसंधान कारण और प्रभाव संबंधों को स्थापित करने के लिए जो है चर में हेर फेर करता है। तो देखिए जो नेचर का जो होता है, ठीक है, जो नेचर होता है उसमें वर्णनात्मक अनुसंधान केस स्टडी सर्वेक्षण स्टडी घटनाओं का एक जो है वर्णन पर केंद्रित होता है, लेकिन सहसंबंध अनुसंधान के बीच दोनों के संबंधों का क्या करते हैं, हम जांच करते हैं। लेकिन जबकि हम अगर बात करें प्रयोगात्मक अनुसंधान की, तो उसमें क्या होता है, प्रयोगात्मक अनुसंधान में जो है कारण और उससे संबंधित उसके प्रभाव क्या है, उसमें जो मतलब जो भी वेरिएबल्स मिले, जो भी चर मिले, उसमें क्या कर सकते हैं हम, जो है इसको जो है मतलब उसमें हेर फेर मतलब बदल सकते हैं। ठीक है, अब आइए देखिए प्रश्न नंबर जो है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, आप सभी छात्रों को इसके बारे में जानना जरूरी है, इसी तरह विस्तार से पढ़ते रहिए। हाँ, और ये देखिए प्रश्न संख्या क्या है आपका 4 है। ठीक है, प्रश्न संख्या 4 आप लोगों का। तो पांचवा क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं, प्रश्न संख्या 4 कंप्लीट हुई। पांचवा क्वेश्चन है कि मनोविज्ञान में वैज्ञानिक शोध का अर्थ और प्रमुख चरणों का उल्लेख कीजिए। तो देखिए मनोविज्ञान में वैज्ञानिक शोध का अर्थ मनोव्यवहार और मानसिक प्रक्रियाओं को समझने के लिए जो है व्यवस्थित और क्रमबद्ध तरीके से जानकारी एकत्रित करना और उसका विश्लेषण करना है। इसके प्रमुख चरण समस्या की क्या है, पहचान, परिकल्पना का निर्माण, डाटा संग्रह, डाटा विश्लेषण और निष्कर्ष है। तो देखिए मनोवैज्ञानिक में मनोविज्ञान हो, चाहे आपका गृह विज्ञान हो, चाहे आपका समाजशास्त्र हो, सभी जितने भी जो है आपके मतलब शोध होते हैं, वैज्ञानिक शोध होते हैं, तो उसके जो चरण होते हैं वो यही होते हैं। सबसे पहले क्या, कोई भी शोध करने से पहले क्या करते हैं, हम समस्या देखते हैं। ठीक है, समस्या ही क्या होती है, हमारा किसी भी शोध कार्य का जो है पहला जो है चरण हो। जैसे हमने अब समस्या लिया है कि वर्तमान समय में बढ़ती हुई मोटापा, मान लीजिए ये हमारा क्या होगा, समस्या होगा। अरे भाई जब समस्या लेंगे तभी तो हम उस पर शोध कार्य करेंगे। जब हमारे पास शोध समस्या ही नहीं रहेगी तो हम शोध कार्य किस पे कर सकते हैं, वैज्ञानिक शोध हम किस पे कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, वैज्ञानिक शोध में हम सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम समस्या का चुनाव करते हैं कि हमको क्या कौन सी समस्या पर काम करना। तो जैसे मान लीजिए मोटापा आपने ले लिया या आपने कुपोषण ले लिया, ठीक है, कुपोषण यानी मल न्यूट्रिशन ले लिया। तो अब क्या करेंगे, आपके पास दो समस्या हो गई कि आपने लिया कि मोटापा के क्या कारण है या कुपोषण के क्या कारण है, ये आपने समस्या ले लिया। अब देखिए परिकल्पना का निर्माण क्या करेंगे, तो अब परिकल्पना में आप क्या सोचेंगे, मतलब परिकल्पना में आप ये बनाएंगे ना कि जो है कुपोषण जो हो रहा है वो किन कारणों से हो रहा है, मतलब क्या मतलब प्रोटीन की कमी से कुपोषण हो रहा है। तो आपने एक परिकल्पना बनाई कि प्रोटीन की कमी से जो है कुपोषण होता है और कैलोरी की कमी से भी कुपोषण, प्रोटीन की कमी से जो कुपोषण होता है उसको हम क्वासियोरकर कहते हैं। ये सोच रहे हैं आप, दिमाग में आपके आ गया। और जो है प्रोटीन ऊर्जा नहीं, कैलोरी और प्रोटीन जिसमें दोनों की कमी हो जाएगी वो मैरास्मस हो जाएगा। तो आपने क्या किया, एक हाइपोथेसिस बना लिया कि मतलब ये कारण हो सकते हैं जो है मल न्यूट्रिशन की या कुपोषण की, आपने हाइपोथेसिस बना लिया। अब जब हाइपोथेसिस आपके कंप्लीट हो गया तो जो आपका हाइपोथेसिस जो आपकी परिकल्पना होती है वही आपके वैज्ञानिक शोध को क्या करती है, वही आपके वैज्ञानिक शोध का वो निर्धारण करती है। आपका परिकल्पना ही जो है आपके शोध को जो है सार्थक बनाती है। आपका अगर परिकल्पना जो है, आपके जो हाइपोथेसिस है, अगर उसमें जान नहीं रहेगा तो आपका शोध कार्य जो है मतलब अपूर्ण माना जाएगा, ये या यूँ कह सकते हैं कि अविश्वसनीय। अब जैसे कुपोषण, क्या कुपोषण जो है वो हर देश में मतलब व्याप्त है। ठीक है, ऐसा कोई कंट्री नहीं जहाँ पर कुपोषण ना पाया जाए और ऐसा कोई कंट्री नहीं जहाँ पर मोटापा ना पाया जाए। तो अब ये क्या हो रहा है, ये आप समाज को एक मतलब मैसेज दे रहे हैं कि आप अपने खाने में क्या लें जिससे कि आप कुपोषण के भी ना शिकार हो सके, आप अपने खाने में क्या परहेज करें जिससे कि आपको मोटापा ना आ सके। तो अब ये क्या हुआ, तो ये विश्वसनीय कार्य हुआ ना, मतलब ये क्या है, देश के हर कोने कोने में पूरा विश्व जो है मोटापा और कुपोषण से जो है मतलब समस्या से घिरा हुआ। तो ये जो आप अगर इस पर शोध कार्य करेंगे तो इससे क्या हुआ, समाज में बहुत सारे सुधार आएंगे। उनको क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए सबकी क्या होगी, जानकारी मिलेगी, और जिससे क्या है इसके आंकड़े को जो है कम किया जा सकता है, यानी मल न्यूट्रिशन के आंकड़े को भी हम कम कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आपने समस्या मोटापा के लिए तो उसकी भी आंकड़े को भी हम क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो डाटा आपने देख लिया, फिर क्या डाटा का विश्लेषण किया कि मतलब विश्लेषण मतलब आपने देखा कि नगर में जो है इसके मतलब मरीज ज़्यादा है कि जो है आपके गाँव में है। फिर लास्ट में क्या होता है, आप निष्कर्ष निकालते हैं। निष्कर्ष ये निकालते हैं कि जैसे कि आपने इसे कुपोषण देखा
तो अगर उनके घर में कोई बच्चा कुपोषित है तो वो किन कारणों से, तो पहले आपने देखा कि नहीं भाई यहाँ पर क्या शिक्षा का अभाव हुआ, पहला जानकारी का अभाव हुआ, या उनके अंदर जागरूकता नहीं है, उनको पता नहीं है। तो ये सब चीज़ें क्या आपने जिसे निष्कर्ष निकाल कर तब उस पर जो है काम कर रहे हैं। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक समझ में आ गया। अब आइए देखिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है कि वैज्ञानिक शोध क्या है। ठीक है, वैज्ञानिक शोध का अर्थ क्या है या वैज्ञानिक शोध क्या है, प्रश्न नहीं, उसी में आप देखिए अभी यहाँ पर क्या हम आपको वो वैज्ञानिक शोध के बारे में बताएं कैसे करना। अब उसी को यहाँ पर क्या है आपको डिटेल में यहाँ पर डिफाइन हम कर रहे हैं कि वैज्ञानिक शोध का अर्थ क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर क्या है वैज्ञानिक शोध का अर्थ, तो देखिए मनोविज्ञान में, एक मिनट, हाँ देख लीजिए, मनोविज्ञान में वैज्ञानिक शोध का मुख्य उद्देश्य मानव व्यवहार और मानसिक प्रक्रियाओं को समझना। जो मनोविज्ञान का जो वैज्ञानिक शोध होता है तो वो क्या है, वो जो है आपके जो है मतलब मानव बिहेवियर यानी आपका व्यवहार कैसा है और मानसिक प्रक्रियाओं को क्या करता है मनोविज्ञान में समझा जाता है। यह जानकारी एकत्र करने और उसका विश्लेषण करने तथा निष्कर्ष निकालने की एक व्यवस्थित प्रक्रिया है। वैज्ञानिक शोध का उपयोग करके मनोवैज्ञानिक विभिन्न मानसिक विकारों, व्यवहारों और सामाजिक मुद्दों को समझने तथा उनका समाधान खोजने का जो है प्रयास करते हैं। तो ये देखिए वैज्ञानिक शोध का अर्थ क्या हुआ, तो वैज्ञानिक शोध का अर्थ जो है मनोविज्ञान में क्या है, तो मनोविज्ञान में वैज्ञानिक शोध का अर्थ यही है बेटा कि वह क्या करता है आपके मानव व्यवहार पर और मानसिक प्रक्रियाओं पर जो है कार्य करता है। ठीक है, और उसका समाधान करने के लिए जो है काम करता है। आप देखिए यहाँ पे क्या है आपका जो है वैज्ञानिक शोध के प्रमुख चरण कौन कौन से चरण जो है आपके शोध के लिए। तो शोध हमने बताया कि चाहे आप होम साइंस पढ़ रहे हो चाहे आप समाजशास्त्र पढ़ रहे हो, जो वैज्ञानिक शोध के जो चरण होते हैं ये सेम ही होते हैं हर में। तो पहला समय जो है चरण क्या है, तो समस्या की पहचान करना। ठीक है, तो समस्या की पहचान आप कैसे करेंगे, तो अब देखिए यहाँ पर जो है शोधकर्ता एक ऐसे क्षेत्र की पहचान करता है जिसमें रुचि है, जिसे और अधिक समझने की आवश्यकता है। यह एक मौजूदा सिद्धांत, एक अवलोकन या एक व्यवहारिक समस्या हो सकती है। तो देखिए हमने आपको बताया ना, एक जो है मौजूदा मतलब क्या होगा, मौजूदा का मतलब कि अभी क्या है वर्तमान समय में वो चीज़ मौजूद है। जैसे मोटापा क्या हो रहा है, आए दिन जो है आपका मोटापा जो है बढ़ता जा रहा है, तो ये क्या है मौजूदा समस्या होगी। हर देश जो है इस समस्या से जो है ग्रसित है, तो ये चीज़ें होगी। फिर क्या है एक अवलोकन, मतलब आपने कोई चीज़ देखा कि ये समस्या जो है समाज में हमारे क्या हो रही है, व्याप्त हो रही है, इससे क्या हो रहा है हमारा देश जो है पीछे जा रहा है। व्यवहारिक समस्या यानी आपके बिहेवियर से कोई समस्या हो गई तो उस पर जो है कार्य किया जाता है। तो समस्या की पहले क्या करते हैं हम पहचान करते हैं। अब देखिए दूसरा हमने क्या बताया आप लोगों को कि हाइपोथेसिस यानी परिकल्पना का निर्माण हम कैसे करेंगे। तो देखिए परिकल्पना का निर्माण में क्या होता है, तो शोधकर्ता एक परीक्षण योग्य परिकल्पना बनाता है। यह एक संभावित स्पष्टीकरण या घटना के बारे में एक भविष्यवाणी है जिसे शोध के माध्यम से जो है जांचा जाएगा। ठीक है, तो यह क्या है आपकी एक शोध समस्या से संबंधित क्या होती है, एक भविष्यवाणी होती है। हमने कहा ना कि मतलब ये कार्य जो है हमारे भविष्य में जो है कितना कार्य, जैसे कि हमने मान लीजिए आपको एग्जांपल में समझाया कि मल न्यूट्रिशन, तो अगर मल न्यूट्रिशन में हम क्या बताएंगे कि लोग जो है प्रोटीन वाला खाना लें तो उससे क्या होगा, उनको मल न्यूट्रिशन यानी कुपोषण नहीं होगा। ठीक है, तो ये क्या हुआ आपके भविष्य में हम ये सोच कर काम किए ना कि नहीं इतनी कैलोरी इतना प्रोटीन हम देंगे तो उस व्यक्ति को या उस बच्चे को जो है कुपोषण नहीं हो पाएगा। फिर क्या है आपका डेटा संग्रह, तो डेटा संग्रह में क्या होता है, तो डेटा संग्रह में आप देखिए कि जो शोध करता है वो क्या डेटा एकत्रित करने के लिए विभिन्न विधियों का उपयोग करता है, जिसे जैसे कि सर्वेक्षण है, साक्षात्कार है, प्रयोग विधि है, अवलोकन है। तो देखिए जो है डाटा हम लेने के लिए क्या है, साक्षात्कार मतलब इंटरव्यू। अब क्या करेंगे हम उस बस्ती को जैसे चॉइस में लेंगे, जैसे मान लीजिए ज़्यादातर क्या होता है मलिन बस्तियों में जो है कुपोषण के ज़्यादा शिकार बच्चे हमको मिलेंगे, तो हम क्या करेंगे मलिन बस्ती में जाकर जो है वहाँ पे क्या करेंगे साक्षात्कार यानी इंटरव्यू लेकर जो है उनको देखेंगे। फिर क्या करेंगे उनको जो है आहार जो है मैरास्मस में या क्वासियोरकर में जो है कौन सा आहार हमको देना इसको बताएंगे। फिर क्या करेंगे, फिर जैसे कि उनको बताकर फिर उनको देकर जैसे प्रोटीन वाले सोर्स जो होते हैं उसको देकर फिर हम फिर क्या करें 1 महीने बाद या 10 दिन बाद या 20 दिन बाद जो है फिर से जाकर जो है फिर से उनका जो है हम डाटा का संग्रह मतलब कितना जो है उसमें
में जो है इम्प्रूवमेंट हुआ। तो देखिए डाटा जो है मात्रात्मक यानी संख्यात्मक भी होता है और गुणात्मक यानी विवरणात्मक भी हो सकता है। जो डाटा होता है वो क्या मात्रात्मक यानी संख्या में 100 लोगों का 200 लोगों का, ये क्या करें हम संख्या में ले लिए, और गुणात्मक का मतलब क्या होता है विवरणात्मक मतलब उसका हम विवरण देंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या डाटा एनालिसिस, डाटा विश्लेषण या इसी को हम क्या बोलते हैं डाटा एनालिसिस बोलते हैं। अब देखिए एकत्र किए गए डाटा का विश्लेषण सांख्यिकी विधियों या गुणात्मक विश्लेषण तकनीकों का उपयोग करके किया जाता है। इसका उद्देश्य परिकल्पना का समर्थन करने वाले साक्ष्य की जो है तलाश करना होता है। ठीक है, तो ये हम क्या करते हैं, हम इसमें देखते हैं जो भी डाटा हमने लिया वो डाटा का जो है विश्लेषण करते हैं कि ये जो हमने जो भी मैटर लिया, जो भी डाटा लिया यानी लोगों का जो सर्वे किया, तो उसमें यह जो शोध कार्य है इसमें कितने लोग जो है हमारे पॉजिटिव में आ रहे हैं, कितने लोग निगेटिव में आ रहे हैं। तो इसका जैसे हम देखते हैं कि हाँ इतने लोग जो हैं मल न्यूट्रिशन के शिकार है, इतने मल न्यूट्रिशन में इतने व्यक्ति हैं, मल न्यूट्रिशन में इतने बच्चे हैं, मल न्यूट्रिशन में इतनी महिलाएं हैं, ये सब क्या है सब हम मतलब देखते रहते हैं। तो मल न्यूट्रिशन में देखिए जो आपका क्वाशियोरकर होता है वो जो है आपके छोटे बच्चों में होता है, जो क्वाशियोरकर मैरास्मस जो होता है वो आपके बड़े बच्चों में होता है। तो उसमें लड़का लड़की जो सब लोग आ सकते हैं। अब आइए देखिए लास्ट में हम निष्कर्ष निकालते कि मतलब ये जो शोध समस्या लिया तो उसका निष्कर्ष क्या निकला। तो देखिए यहाँ पर विश्लेषण के आधार पर शोधकर्ता निष्कर्ष निकालता है और यह निर्धारित करता है कि क्या परिकल्पना का समर्थन किया गया है, यानी कि जो भी हमने हाइपोथेसिस बनाया तो वो हाइपोथेसिस का समर्थन हुआ या फिर नहीं हुआ। निष्कर्ष को प्रकाशित किया जा सकता है या अन्य शोधकर्ताओं द्वारा फिर से इसको क्या करना जांच किया जाए। तो अब देखिए हमने आपको बताया ना कि कोई भी शोध कार्य का जो है हमारा जान क्या होता है, आपका जो है हाइपोथेसिस ही होता है। अब आइए देखिए स्टूडेंट आप लोगों का जो है छठा क्वेश्चन क्या है। तो छठा क्वेश्चन है आपका बुद्धि परीक्षण होगा स्टूडेंट। ठीक है, यहाँ परीक्षा नहीं बुद्धि परीक्षण, इसको बना लीजिएगा परीक्षण। ठीक है, बुद्धि परीक्षण क्या है, इंटेलिजेंसी टेस्ट किसे कहते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे क्या बुद्धि परीक्षण जो है एक मानकीकृत मूल्यांकन है जिसका उपयोग किसी व्यक्ति की संज्ञानात्मक क्षमताओं और ज्ञान का आंकलन करने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग भविष्य के व्यवहार और जीवन की संभावनाओं की भविष्यवाणी करने या हस्तक्षेप जैसे शैक्षिक कार्यक्रमों की पहचान करने के लिए किया जाता है। बुद्धि परीक्षणों में विभिन्न प्रकार के कार्य शामिल होते हैं जो अमूर्तता बनाने, सीखने और नई स्थितियों से निपटने की क्षमता को जो है मापते हैं। ठीक है, तो इतना क्या है ये आपके बुद्धि परीक्षण से जो है संबंधित हो गया। अब आइए देखिए बुद्धि परीक्षण को मोटे तौर पर दो श्रेणियों में बांटा गया। पहला क्या है आपका व्यक्तिगत परीक्षण और दूसरा क्या है आपका जो है सामूहिक परीक्षण। तो देखिए पहला क्या व्यक्तिगत का मतलब क्या हुआ कि पर्सनल सिर्फ एक व्यक्ति का, और सामूहिक का मतलब क्या हुआ कि समूह में मतलब कई लोगों का जो है बुद्धि परीक्षण करना। तो देखिए ये परीक्षण एक समय में एक व्यक्ति पर जो है प्रकाशित किए जाते हैं। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि यह परीक्षण जो एक समय में केवल एक ही व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है और इसमें जो है स्टर्नफोर्ड बिनेट इंटेलिजेंस स्केल और जो है बैचलर्स स्केल का जो है शामिल किया जाता है। तो बिने स्केल का और क्या है बैचलर स्केल का जो है इसमें क्या करते हैं शामिल करते हैं, किसमें जो हम व्यक्तिगत परीक्षण ले रहे हैं। तो बिनेट स्केल का और बैचलर्स स्केल का जो है शामिल करते हैं किसमें, जिसमें हम सिंगल पर। अब देखिए सामूहिक परीक्षण में क्या है, तो ये परीक्षण एक ही समय में कई व्यक्तियों द्वारा प्रकाशित किए जाते हैं। प्रकाशित किए जाने पर क्या जगह पर आप क्या लिख सकते हैं कि यह परीक्षण जो है एक ही समय कई व्यक्तियों के एक साथ जो है शामिल करके इस परीक्षण का या इस टेस्ट का जो है प्रयोग करते हैं। और इसमें विभिन्न प्रकार के पेपर एंड पेंसिल परीक्षण भी शामिल होता है। इसमें क्या करते हैं पेपर और पेंसिल को शामिल करके जो है लोगों का जो है हम परीक्षण करते हैं। बुद्धि परीक्षणों का उपयोग विभिन्न प्रकार के उद्देश्यों के लिए किया जाता है जिनमें शामिल है शैक्षिक मूल्यांकन। ठीक है, पहला क्या शैक्षिक मूल्यांकन आप मान लीजिए, दूसरा नैदानिक मूल्यांकन, तीसरा क्या व्यावसायिक मूल्यांकन। जो शैक्षणिक मूल्यांकन, तो ये क्या है बुद्धि परीक्षण छात्रों की क्षमताओं और का आंकलन करने और उनकी शैक्षणिक आवश्यकताओं की पहचान करने में मदद कर सकते हैं। जो शैक्षणिक में हम क्या करते हैं तो यह जो होता है ये जो छात्र होते हैं, ठीक है, छात्रों का मतलब जो समझने की क्षमता, ठीक है, उनकी क्या आवश्यकता है उसके पहचानने के लिए जो है हम शैक्षणिक मूल्यांकन करते हैं। फिर क्या है नैदानिक मूल्यांकन। तो बुद्धि परीक्षण मानसिक स्वास्थ्य स्थितियों और सीखने की अक्षमताओं का निदान करने में मदद करती है। इसमें क्या है जैसे आप देखते हैं ना कि बच्चे जो होते हैं दो टाइप के होते हैं, सीखने वाले
जो बच्चे, एक बच्चा जो होता है बहुत जल्दी जल्दी किसी चीज़ को सीख जा रहा है और एक बच्चा जो होता है वो धीरे धीरे सीखता है। तो अगर वो धीरे धीरे सीखने वाला बच्चा जो है मतलब वो किन कारणों से, उसमें क्या अक्षमताएं पाई जा रही है, किन कारणों से वो बच्चा जो है स्लो लर्निंग वाला है, तो उसका क्या कर सकते हैं, उसका नैदानिक मतलब इलाज करके फिर से उसका हम मतलब उसको एक सामान्य बच्चे के समान बना सकते हैं, उनका बुद्धि परीक्षण करके। तो यहीं पे यहाँ पर कह रहा है कि नैदानिक परीक्षण, ठीक है, यानी टेस्ट करके हमको पता चलता है कि नहीं वो बच्चा जो है आपका क्या है मतलब अक्षमताओं से पूर्ण है, तो इसको हम ठीक कैसे कर सकते हैं, उसका उसमें जो है नैदानिक मूल्यांकन के अंतर्गत आता है। अब आइए देखिए व्यावसायिक मूल्यांकन। व्यावसायिक मूल्यांकन में क्या है, तो व्यावसायिक मूल्यांकन में देखिए स्टूडेंट यहाँ पर क्या है, बुद्धि परीक्षण नौकरी के लिए उपयुक्त बुद्धि परीक्षण नौकरी के लिए उपयुक्त उम्मीदवार की पहचान करने में मदद कर सकते हैं। और यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि बुद्धि परीक्षण केवल एक उपकरण है और इसका उपयोग किसी व्यक्ति की क्षमताओं का आकलन करने के लिए एकमात्र उपाय के रूप में नहीं किया जाना चाहिए। बुद्धि एक जटिल अवधारणा है और इसे विभिन्न प्रकार के कारकों से प्रभावित किया जा सकता है, जिसमें आनुवंशिक, पर्यावरण और शिक्षा जो है शामिल है स्टूडेंट। तो देखिए स्टूडेंट थोड़ा सा एक चीज़ और आपको बीच में बताना चाह रहे हैं कि जिनका कल इकोनॉमिक्स का यानी अर्थशास्त्र का पेपर है, जिसको हम इकोनॉमिक्स बोलते हैं, अर्थशास्त्र का जो है पेपर, तो एक चैनल मेरा मतलब एक मेरे दोस्त है उनका चैनल है LR, ठीक है, LR जो है LR करके आप LR क्लासेस करके खोजिएगा, तो वो जो है आप लोगों का जो इकोनॉमिक्स का वीडियो जो है कल जो एग्ज़ाम होने वाला है उसका जो है मतलब उन्होंने बनाया है। तो आप लोग से हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोग हर इस वीडियो को जो है भेजिए स्टूडेंट, ताकि बच्चे जो है जिनका इकोनॉमिक्स का है तो वो LR क्लासेस से जुड़कर जो है अपना जो है कल का पेपर जो है अच्छे से कर सकें, ठीक है। तो LR क्लासेस पर से आप लोग जुड़, LR कोचिंग है या शायद LR कोचिंग है, तो उसको आप लोग देख कर उसको सर्च करके जो है आप लोग उससे जुड़ जाइए और अपनी इकोनॉमिक्स की जो है क्लास जो है आप वहाँ पर ले सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो आइए एक बार अब हम कहाँ पढ़ रहे थे, हाँ, व्यावसायिक मूल्यांकन। तो व्यावसायिक मूल्यांकन को हम लोग देखें यहाँ पे स्टूडेंट कि व्यावसायिक मूल्यांकन क्या है। देखिए थोड़ा सा क्लास जो है आज का लंबा होगा। हाँ स्टूडेंट आइए देखिए, हाँ उस कोचिंग का जो नाम है स्टूडेंट, सॉरी उस क्लास का नाम क्या है, आप लोगों का जो चैनल है वो LR क्लासेस है, ठीक है, LR क्लासेस ये जो है चैनल है जिसमें क्या है आप लोगों का इकोनॉमिक्स की क्लास चलती है। तो आप लोग प्लीज़ इस चैनल से भी आप लोग जुड़िए और अपनी इकोनॉमिक्स की क्लास को जो है कंटिन्यू करिए। अब देखिए यहाँ पे क्या, बुद्धि एक जटिल अवधारणा है और इसे विभिन्न प्रकार के कारकों से प्रभावित किया जा सकता है, जिसमें आनुवंशिक, पर्यावरण और शिक्षा जो है शामिल है। इसमें क्या आनुवंशिक, पर्यावरण और क्या है शिक्षा शामिल है। कुछ सामान्य बुद्धि परीक्षणों में शामिल है। तो क्या क्या आपका है, तो देखिए इस जो है स्टैनफोर्ड बिनेट इंटेलिजेंस स्केल, तो उसमें क्या करते हैं, उसमें देखिए आपका है कि यह एक व्यक्तिगत परीक्षण तभी ऊपर पता है जो 2 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों के लिए उपयोगी है, ठीक है। तो ये जो टेस्ट है स्टैनफोर्ड बिनेट टेस्ट जो होता है वो क्या है 2 वर्ष से अधिक वाले उम्र वाले जो व्यक्ति या बच्चों के लिए जो है किया जाता है, और ये क्या व्यक्तिगत यानी पर्सनल किया जाता है, ठीक है। दूसरा क्या है आपका बैचलर इंटेलिजेंस स्केल फॉर चिल्ड्रेन, तो ये क्या है आप इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, WISE बोलते हैं। यह एक व्यक्तिगत परीक्षण है जिसमें जो है 6 से लेकर 16 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए उपयोग में किया जाता है, ठीक है। फिर क्या है आपका बैचलर्स एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल, इसमें क्या है, यह एक व्यक्तिगत परीक्षण है जो 16 साल से ऊपर वाले अधिक जो है 16 साल से क्या होते हैं अधिक उम्र वाले व्यक्तियों के उपयोग में किया जाता है स्टूडेंट, ठीक है। अब आइए देखिए आगे हम बात करते हैं। अगला क्या है आपका शून्य परिकल्पना से आप क्या समझते हैं। तो 2 क्वेश्चन आपका छूट जा रहा है स्टूडेंट, इसको हम कल की क्लास में जो है शामिल कर देंगे। कितना मिनट का हो गया क्लास, देखिए 32 मिनट का हो गया। अच्छा चलिए 5 मिनट में इसको भी हम ख़त्म कर दें, 40 मिनट का आप लोगों को क्लास हम दे दे रहे हैं। देखिए शून्य परिकल्पना से आप क्या समझते हैं, या शून्य परिकल्पना की जो है क्या क्या विशेषताएं होती है इसके बारे में हम बात करते हैं। तो देखिए शून्य परिकल्पना क्या है, तो जो किसी भी समस्या के उपस्थित होने पर मनोवैज्ञानिक संक्षिप्त समाधान खोज लेता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, परिकल्पना बोलते हैं। इस प्रकार की समस्या का समाधान मनोवैज्ञानिक जो है तात्कालिक परिकल्पना के द्वारा जो है परिकल्पना के द्वारा क्या करते हैं, ये परिकल्पना एक ही जगह रहेगा यहाँ पे,
हाँ, परिकल्पना के द्वारा खोज लेता है, जिसे शून्य परिकल्पना कहते हैं। शून्य परिकल्पना का तात्पर्य है कि दोनों समूहों के मध्यमानों में जो उत्तर नहीं होगा, यहाँ पर अंतर होना चाहिए, जो अंतर ज्ञात होते हैं वह किसी चर के प्रभाव पर, ठीक है, वह किसी चर के प्रभाव के कारण नहीं बल्कि संयोगवश होते हैं, ठीक है, वो किसी चर के जो है प्रभाव के कारण नहीं बल्कि क्या संयोगवश होते हैं। तो मनोवैज्ञानिक जो है जांच करता है, अर्थात जिन दो चरों में के संबंध का अध्ययन किया जा रहा है उनमें कोई अंतर है, ठीक है, उनमें कोई क्या अंतर है। गैरेट के अनुसार जो शून्य परिकल्पना की क्या परिभाषा दी गई है, तो देखिए शून्य परिकल्पना को यह मान्यता है कि समष्टि के दो प्रतिदर्श मध्यमानों में सत्य अंतर नहीं है, और यदि प्रतिदर्श मध्यमानों में कोई अंतर है तो यह क्या संयोगजन है और अंतर महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक है, यानी कोई अंतर अगर पाया जा रहा है तो वो सिर्फ क्या एक संयोगवश पाया जा रहा है, उसमें कोई जो है महत्वपूर्ण अंतर इसको हम नहीं देंगे, मतलब कोइंसिडेंस हुआ। तो ये क्या है, आपकी शून्य परिकल्पना की परिभाषा हो गई गैरेट के अनुसार। अब आइए देखिए काई स्क्वायर परीक्षण क्या होता है। तो देखिए काई स्क्वायर परीक्षण क्या है, तो पियर्सन ने ग्रीक अक्षर काई स्क्वायर यानी वर्ग एक्स स्क्वायर का सर्वप्रथम प्रयोग 1900 ईस्वी में किया, और इसकी रचना का श्रेय भी क्या प्रोफेसर कार्ल पियर्सन को ही जाता है। एक्स स्क्वायर के द्वारा पियर्सन ने प्रक्षेपित घटना और प्रत्याशित घटना के अंतर की जो है व्याख्या की है, ठीक है। तो ये आप देखिए यहाँ पे क्या है, आप गैरेट के अनुसार इसकी परिभाषा को हम देख लेते हैं कि प्रक्षेपित आवृत्तियों के अंतर का वर्ग किया जाता है, फिर प्रत्येक केस में प्रत्याशित संख्या या आवृत्ति में भाग दिया जाता है। इस प्रकार से प्राप्त अनुपातों का योग ही क्या करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, काई स्क्वायर बोलते हैं या काई स्क्वायर वर्ग बोलते हैं, ठीक है। फिर क्या है आपका गिलफोर्ड के अनुसार, तो काई वर्ग अनुपातों का योग यह अनुपात मापित या संभावित आवृत्तियों के अंतर के वर्ग का अनुमानित आवृत्तियों में भाग देने से प्राप्त होता है, ठीक है। तो ये आपका क्या हुआ, काई वर्ग स्क्वायर का या काई स्क्वायर इसको बोलते हैं, इसकी क्या हो गई आपकी डेफिनेशन हो गई, क्या है गिलफोर्ड के अनुसार। तो ये आप लोग जैसे इसको आप लोग जरूर से देख लीजिएगा, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आप लोगों के आ सकता है। अब आइए देखिए सामान्य वितरण क्या है। तो देखिए सामान्य वितरण जिसे घंटी वक्र या हाउसी वितरण भी कहा जाता है। सामान्य वितरण को क्या कहते हैं, जिसे हम घंटी वक्र या गाउसी वितरण भी कहा जाता है। यह प्रायिकता वितरण है जो सांख्यिकी में सबसे महत्वपूर्ण है। यह एक सममित घंटी के आकार का वक्र है जो माध्य के आसपास केंद्रित होता है और वास्तविक दुनिया में के कई चर जैसे ऊंचाई, वजन, परीक्षण, हाँ, और स्कोर इस पैटर्न का जो है पालन करते हैं। वही आपका क्या है, आपका सामान्य वितरण के अंतर्गत आता है स्टूडेंट, ठीक है। आप देखिए एनोवा टेस्टिंग क्या है। तो एनोवा टेस्टिंग को आप देखिए बहुत ज़्यादा लंबा हो गया, इसको हम चलिए ये तो आखिरी लग रहा है, 1 मिनट चलिए, अच्छा एनोवा टेस्टिंग ही देख लेते हैं, कितना मिनट का हो गया, 32-37 मिनट का, ठीक है। एनोवा टेस्टिंग देख लेते हैं और ये प्रचलित और आध्यात्मिक एनोवा में क्या अंतर होता है, तो इसको देख लिए। एनोवा टेस्टिंग क्या होता है, तो यह एनोवा एक सांख्यिकी विधि है जिसका उपयोग 2 या 2 से अधिक समूहों के माध्य यानी जो मध्यमान निकालते हैं मीन की तुलना करने के लिए किया जाता है। यह देखने के लिए कि इसमें क्या अंतर है। अब थोड़ा सा इसको हम बड़ा कर देंगे स्टूडेंट, थोड़ा सा घसका कर पढ़ाएंगे, अंडरलाइन नहीं कर रहे हैं, ठीक है। देखिए एनोवा टेस्टिंग क्या है, तो यह एक सांख्यिकी विधि है जिसका उपयोग 2 या 2 से अधिक समूहों के माध्य की तुलना करने के लिए किया जाता है। यह देखने के लिए कि क्या उनके बीच कोई महत्वपूर्ण अंतर है। प्रचलित यानी क्लासिकल एनोवा टेस्टिंग या आध्यात्मिक यानी नॉन पैरामेट्रिक एनोवा में जो है मुख्य अंतर, ठीक है, एनोवा में मुख्य अंतर यह है कि प्रचलित एनोवा डेटा की सामान्य वितरण और समान विचरण की मान्यताओं पर आधारित
आधारित है, जबकि आध्यात्मिक एनोवा इन मान्यताओं पर क्या है, आधारित या निर्भर नहीं होता या निर्भर नहीं करता है। एनोवा क्या है, अब देखिए एनोवा क्या है। तो एनोवा यानी जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, विचरण का विश्लेषण एक सांख्यिकी परीक्षण है जो, हम एक बार इसको कम कर ले रहे स्टूडेंट, फिर इसको बढ़ा देंगे तो आप उसको देख लीजिएगा। जो यह निरीक्षण निर्धारित करने के लिए उपयोग में किया जाता है कि दो या दो से अधिक समूहों के मध्य में कोई सांख्यिकीय रूप से जो है महत्वपूर्ण अंतर है कि नहीं है। तो ये अंतर देखने के लिए हम करते हैं। अभी रुक जाइए, हम इसको पढ़ा लेते हैं, फिर आप लोग को बड़ा कर देंगे तो उसको आप लोग जो है देख लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि हाँ, यह परीक्षण समूहों के बीच भिन्नता को समूहों के भीतर भिन्नता से तुलना करके काम करता है। यदि समूहों के बीच भिन्नता समूहों के भीतर की भिन्नता में काफ़ी अधिक है, यह निष्कर्ष निकाल सकता है कि समूहों में माध्य में एक महत्वपूर्ण क्या होता है, अंतर होता है। अब देखिए प्रचलित यानी क्लासिकल एनोवा क्या है। तो यह एनोवा एक पारंपरिक रूप से सामान्य वितरण और सामान्य विचरण की मान्यताओं पर जो होता है आधारित होता है। इसका उपयोग तब किया जाता है जब इन मान्यताओं को पूरा किया जाता है। जैसे आप रख लीजिए एग्जाम्पल देखिए, एक तरफ एनोवा का उपयोग तब किया जाता है जब एक स्वतंत्र चर, ठीक है, और एक आश्रित चर होता है और दोनों तरफा एनोवा का उपयोग तब किया जाता है जब दोनों चर क्या हो, स्वतंत्र चर हों। और देखिए स्वतंत्र चर का मतलब समझिए, जो नेता लोग होते हैं, ठीक है, जैसे मुख्यमंत्री हो गए, तो मुख्यमंत्री क्या है आपके, हम मान लेते हैं कि स्वतंत्र चर। चर का मतलब क्या होता है, आपका सब्जेक्ट, आपका वेरिएबल्स, यानी आप किस पर काम करना चाह रहे हैं। जैसे मान लीजिए आपने एग्जाम ले लिया कि हम एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको ये समझा रहे हैं कि आपने मान लिया कि मुख्यमंत्री हो गए, तो अब मुख्यमंत्री क्या है, ये आपका स्वतंत्र चर हो गया, ठीक है। वो क्या है, वो स्वतंत्र चर है। यानी स्वतंत्र चर पर अगर कोई चीज़ आपका मतलब प्रभाव पड़ता है, जैसे मान लीजिए अभी हम लोग का जो एग्ज़ाम है टीजीटी पीजीटी इसका नहीं हो रहा और लोग धरना पर प्रदर्शन कर रहे हैं, तो अब क्या हुआ, अगर मुख्यमंत्री पर प्रभाव पड़ा यानी स्वतंत्र चर पर प्रभाव पड़ा, तो स्वतंत्र चर क्या करेगा, अपने नीचे जैसे जो भी मतलब महामंत्री होंगे, उस आयोग के मेंबर होंगे, तो उन सबको क्या करेगा, प्रेशर बनाएगा। तो देखिए जब क्या हुआ, जनता ने क्या किया, मुख्यमंत्री को प्रभावित किया, मुख्यमंत्री क्या हुआ, विचलित हुआ, यानी स्वतंत्र चर पर प्रभाव दिखा, तो और अपने आप क्या हुआ, उसके नीचे जो भी आश्रित चर क्या हुए, जो भी नीचे के जो अधिकारी हैं वो क्या है, मुख्यमंत्री पर जो है आश्रित है, तो आश्रित चर में अपने आप क्या हुआ, परिवर्तन आ गया। तो यही चीज़ क्या है, तो यानी स्वतंत्र चर वो चर होता है जिस पर प्रभाव डालने पर अपने आप जो है नीचे वाले चर पर जो है परिवर्तन हो जाए। नहीं, स्वतंत्र चर के साथ साथ जो उसके प्रभाव से क्या हुआ, नीचे वाले पर जो है पद पर भी परिवर्तन, वही क्या होता है, हमारा आश्रित चर है। देखिए नेता लोग क्या, वो बिल्कुल स्वतंत्र चर है, लेकिन जो उनके पीछे जो अधिकारी घूम रहे हैं वो क्या है, जो है आपके आश्रित चर में है। यानी स्वतंत्र चर पर अगर कोई वेरिएशन, कोई अंतर दिखा गया, तो ऑटोमेटिक क्या आश्रित चर भी क्या होगा, वहाँ पर अंतर में आ जाएगा, यानी उसका प्रभाव जो उस पर भी दिखेगा। अब आइए देखिए हम आध्यात्मिक एनोवा क्या होता है। तो आध्यात्मिक एनोवा में आध्यात्मिक एनोवा क्या है, तो ये एनोवा का एक जो है गैर मानक रूप है और सामान्य वितरण और जो है समान विचरण की मान्यताओं पर जो है निर्भर नहीं रहता। इसका उपयोग तब किया जाता है जब डेटा इन मान्यताओं को पूरा नहीं करता, जैसे कि जब डेटा में चरम मान होते हैं और डेटा का विचरण सामान्य नहीं होता। जैसे मान लीजिए आपका क्या है, क्रूस्कल वालिस परीक्षण में क्या है का उपयोग एक तरफा एनोवा के स्थान पर किया जाता है जब डाटा सामान्य से वितरित नहीं होता, और जैसा कि जो है आपको मतलब विकिपीडिया ने बताया है। तो एक एग्जांपल आप देख लेते हैं, आप देखते हैं एनोवा टेस्टिंग वगैरह आप देखते हैं वहाँ पे, तो जो अंतर आपका हो जाएगा तो वो क्या है, विकिपीडिया में क्या होता है, बहुत सारी जो चेंजिंग आपके नहीं होते, यानी जो उसमें डाल दिया 10 साल बाद भी आप खोजेंगे तो आपको वही सारे। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा हम बड़ा कर दे रहे हैं इसको, आप लोग अगर समय तो आप लोग पास पर्याप्त है, तो इसको आप लोग धीरे धीरे जैसे आप लोग वहाँ पे बताया जो है हमने उसको आप लोग लिख लीजिए। देखिए अब ये क्या, ये टाइपिंग थोड़ा सा जो है एक स्टूडेंट मेरा किया, थोड़ा सा कुछ जो है फॉन्ट साइज उन्होंने
ने छोटा कर दिया, इसकी वजह से आप लोगोगों को थोड़ी सी क्या हो सकती है, दिक्कत हो सकती है। तो इसको आप लोग थोड़ा सा कोऑपरेट करके जो है आप लोग एक एक पॉइंट को जो अच्छे से, अभी समय है, आप लोग लिखना चाहें तो उसको आप लोग लिख सकते हैं। वीडियो को आप लोग रोकिए और आराम से इसको लिखना चाहें तो लिख लें, नहीं 2-4 बार जो है आप लोग इसको देख लेंगे, पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अभी क्या है, ये स्टूडेंट ने थोड़ा सा किया है तो इसमें थोड़ी सी जो है चेंजिंग हो गई है, तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा कोऑपरेट करिएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या आप लोगों का जो ये आप मनोविज्ञान जो है पार्ट 1 हमने आप लोगों को आज दे दिया। अब इसका क्या पार्ट 2 पार्ट 3 जो है बहुत जल्दी आप लोग को पार्ट 2 बस देंगे। एक मॉडल दूसरा मॉडल, 2 ही मॉडल पेपर आप लोगों को देंगे, वो आप लोगों का सफिशियंट हो जाएगा। ठीक है, यानी उसी से आपके क्वेश्चन आ जाएंगे स्टूडेंट। और जो बच्चे हमारे अदर सब्जेक्ट के हैं, जैसे बहुत जल्दी ही आप लोगों का जो है हम मनोविज्ञान समाजशास्त्र और पॉलिटिकल की भी क्लास बहुत जल्दी ही आप लोगों को देने वाले हैं, तो बिल्कुल आप लोग परेशान मत होइएगा। ठीक है, जिन बच्चों का जो है ये पेपर मेजर में है, यही पेपर क्या होगा माइनर में, तो आप लोग सोशियोलॉजी मेजर में जो पेपर है वही पेपर अगर माइनर में है तो आप लोग उसको भी दे सकते हैं। और जिनका मनोविज्ञान मेजर और माइनर सेम, तो पेपर इस बार क्या है आप लोगों का सेम है, तो ये मेजर और माइनर दोनों बच्चे जो है यहाँ पर जो है देख सकते हैं। इस क्लास को आप लोग नोट कर लीजिए, यहाँ पर क्या है आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट। ठीक है, तो इसको आप लोग वीडियो को रोक कर आप लोग अच्छे से जो है क्लास को देख लीजिए, आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। ठीक है, मिलते हैं हम अगली क्लास में, अगली क्लास यानी इसके पार्ट 2 में। ओके स्टूडेंट, तो आप लोग अपना जो है वैल्यूएबल कमेंट आप लोग जरूर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट। इसको क्या